मैं शंभुनाथ चौबे आज एक और नया टॉपिक लेकर के आप लोग के सामने आया हूँ। बायोलॉजी का ये टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड, रक्त, खून। इसमें हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में आने वाली क्वेश्चन को इजी वे से हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लड में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि ब्लड में कौन कौन सा पार्ट होता है और ब्लड में कौन कौन सा पार्ट होता है और कैसे हम लोग क्या ये ब्लड फ्लो करता है। देखते हैं हम लोग। आप लोग देखिएगा, ये जो है आरबीसी है जो कि मूव कर रहा है। ये जो देख रहे हैं ये प्लेटलेट्स है जो कि मूव कर रहा है प्लाज्मा के अंदर। और ये जो देख रहे हैं ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। और ये जो पीला कलर का जो देख रहे हैं येलो कलर का, ये जो है प्लाज्मा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे कि कैसे चीज़ों को समझेंगे। आपने वीडियो तो देख लिया, लेकिन चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है ब्लड में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कि ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा है। ये जो है प्लाज्मा, सबसे पहले देख लीजिए ब्लड का दो पार्ट होता है। ब्लड का मेनली टू पार्ट्स होता है। ब्लड का मेनली टू पार्ट्स होता है। ब्लड का टू पार्ट्स होता है। रक्त का दो भाग होता है, खून का दो भाग होता है, ठीक है। एक को कहा जाता है लिक्विड पार्ट कहा जाता है, द्रव्य पार्ट कहा जाता है। और दूसरा को कहा जाता है सॉलिड पार्ट कहा जाता है, सॉलिड पार्ट कहा जाता है। लिक्विड पार्ट जो होता है द्रव्य पार्ट, और ये जो होता है ठोस पार्ट होता है, ठोस पार्ट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है, जबकि ठोस पार्ट जो होता है उसको सेल्स कहा जाता है, कर्णिकाएं कहा जाता है, रुधिराणु कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि सेल्स में भी पार्ट्स होते हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होता है। और प्लाज्मा में भी देखते हैं कि कैसे कैसे इसको पार्टिसिपेट किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं लिक्विड जो होता है वो लगभग 55% के आसपास पाया जाता है। पूरे ब्लड का 55% जो होता है वो आपका प्लाज्मा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, जबकि 45% पाया जाता है इसमें सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स या कॉर्पसेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है वो 45% पाया जाता है। 45% भाग में प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। ये देखिए आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये प्लाज्मा कहलाता है। ये पार्ट जो है ये प्लाज्मा है। ये आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है ये आरबीसी है, ये आरबीसी है। ये जो देख रहे हैं आप ये वाइट ब्लड सेल है। और ये जो है आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है ये प्लेटलेट्स है। सबका कुछ न कुछ वर्क जरूर से जरूर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इनके वर्क को, इनके फंक्शन को हम लोग समझने का कोशिश करें। इनका क्या काम है, कैसे ब्लड क्लॉट करता है और इनका डिफिशियंसी से कौन कौन सी रोग होती है या इनका ज़्यादा हो जाने से भी कौन कौन सी रोग होती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो हमने देखा क्या कि ब्लड जो होता है, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है प्लाज्मा और दूसरा को कहा जाता है सेल्स कहा जाता है या कॉर्पसल्स कहा जाता है, रुधिराणु। रुधिराणु, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो होता है कौन कौन से पार्ट से मिलकर के बने हुए हैं वो चीज को देख लेंगे। प्लाज्मा सबसे पहले वाटर से मिलकर के बना हुआ है, वाटर से। वाटर जो होता है वो लगभग 90% पाया जाता है प्लाज्मा में, 90% पाया जाता है। और क्या पाया जाता है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है, लवण पाया जाता है, लवण, लवण पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है,
प्लस में और क्या पाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे हार्मोन्स भी कुछ कुछ पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो ये आपका 90% पाया जाता है। 7% पार्ट में जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। 1% भाग में जो होता है ये सब चीज पाए जाते हैं, और जो रिमेन 2% हो गया इसमें अदर थिंग्स पाए जाते हैं, अदर थिंग्स पाए जाते हैं और सभी मटेरियल्स पाए जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिया कि प्लाज्मा का जो होता है बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में बांट करके पढ़े। पहला पार्ट है वाटर, दूसरा पार्ट है प्लाज्मा प्रोटीन, जबकि तीसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। इसमें क्या पाया जाता है, सॉल्ट पाया जाता है, लवण पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है तथा हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। ये मेनली प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हो गए। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो थोड़ा देखते हैं प्लाज्मा का फोटो देख लेते हैं कैसा होता है, क्या होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं आप कभी देखे होंगे, डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखते होंगे कि वो सुई से खून निकाल कर, नेडल से क्या करते हैं, खून निकालते हैं और खून निकाल करके एक बॉक्स में डालते हैं, और बॉक्स में देखते होंगे कि आप जो है ऊपर में थोड़ा सा येलो कलर का येलोइश सबस्टांस मिलता है, लिक्विड मिलता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। जबकि जो नीचे बैठे हुए पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, आरबीसी कहा जाता है, और ये दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। एकदम 1% भाग में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कुछ कुछ ब्लड्स का भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लड्स का भी कुछ कुछ हम लोग देखेंगे कि ब्लड्स का क्या क्या वर्क होता है, ब्लड का। तो ब्लड का वर्क या फिर ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो पहले सबसे पहले बात जानेंगे कि ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसके बाद जानेंगे कि ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर पीएच वैल्यू 7.4 से कम आए तो 7.4 से कम आए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं 7 से कम आए तो उसे एसिडिक कहा जाता है, और अगर 7 से ज्यादा आए तो उसे बेस कहा जाता है। थोड़ा सा देखते हैं, इस चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं एक डायग्राम में, ये पीएच स्केल है। 7 जो होता है वो मिड वैल्यू होता है। 7 के बाद जो होता है, 7 से अगर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो ये कहलाता है एसिडिक मटेरियल कहलाता है, और अगर इस साइड की ओर बढ़ेंगे तो ये बेस मटेरियल कहलाता है, बेस कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बेस और अल्कलाइन में क्या अंतर है। वैसे बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको अल्कलाइन कहा जाता है, और वैसे बेस मीन्स इसको कह सकते हैं, बेस को कहा जाता है क्षार कहा जाता है, और जबकि अल्कलाइन को भस्म कहा जाता है। दोनों में बस यही अंतर है कि वैसा बेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर में जो डिसॉल्व होते हैं उसको अल्कलाइन कहा जाता है, जबकि वैसे सारे बेस जो होते हैं वो अल्कलाइन नहीं हो सकते हैं, बल्कि सारे अल्कलाइन बेस हो सकते हैं। तो हम लोग जान सकते हैं क्या कि वाटर जो ब्लड जो होता है वो एक अल्कलाइन होता है, ये स्लाइटली बेस होता है, बहुत ही कम बेस मात्र की होती है। तो चलिए ये चीज को हम लोग समझ लिए कि कैसे पीएच वैल्यू में देखते हैं कि कोई सबस्टांस जो है वो एसिडिक है, अम्ल है, और कौन क्षार है। तो अम्ल का क्या होता है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो एसिडिक होगा, और जबकि 7 से जिसका ज्यादा होगा वो बेस होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ब्लड के बारे में हम लोग देख लिए कि ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। अब देखते हैं क्या कि हमारे बॉडी में जो है, हमारे बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है।
तो एक नॉर्मल बॉडी जो होता है उसका वेट, नॉर्मल बॉडी का वेट जो होता है 50 टू 70 केजी के बीच में आता है, इसको नॉर्मल बॉडी कहा जाता है। इसके अंदर अगर किसी का रेंजिंग है तो नॉर्मल पर्सन कहलाता है, और अगर इनसे ज़्यादा होता है तो ओवरवेट कहलाते हैं। तो अगर कोई बॉडी किन्हीं का वेट 70 टू 50 केजी है तो उनमें 5 टू 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक और चीज़ कि पूरे वेट का अगर बोले जाए 7% पाया जाता है। पूरे वेट का कितना परसेंट पाया जाता है? 7% जो होता है ब्लड पाया जाता है। बात समझ में आ गई? आगे हम लोग देखते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं आगे। ब्लड्स का दो पार्ट्स हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें और इनका काम क्या क्या है। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। तो पहला जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है, पहला जो प्रोटीन है उसका नाम है एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। तो चलिए नाम देख करके देखते हैं। एल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, प्रोथ्रोम्बिन और एक का नाम है फाइब्रिनोजिन। अगर फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाए तो वैसे प्लाज्मा सीरम कहलाते हैं, वैसे प्लाज्मा सीरम कहलाते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस है प्लाज्मा और सीरम के बीच में कि वैसे प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं पाया जाता है उन्हें सीरम कहा जाता है। चलिए ये चीज को देख लिए। अब इनका वर्क देखते हैं क्या क्या काम है। एल्बुमिन का मेन वर्क है कि ये खून को गाढ़ा बनाते, विस्कस बनाने का काम करते हैं, विस्कस बनाने का काम करते हैं, गाढ़ा बनाने का काम करते हैं, गाढ़ा बनाने का काम करते हैं। ग्लोबुलिन का काम क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या करने का काम करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जबकि ये दोनों ऐसे प्रोटीन है जो रक्त को थक्का जमने में काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। तो क्या आप बतला सकते हैं कि प्लाज्मा का क्या क्या काम हो सकता है? तो सबसे पहले काम क्या है कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो ऑटोमेटिक मूव नहीं करते हैं, तो मूव करने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। मतलब जितने भी रुधिर कणिकाएं हैं उनको आगे बढ़ने में प्लाज्मा क्या करता है? मदद करता है। दूसरा काम क्या है कि एल्बुमिन जो होता है विस्कस प्रोवाइड करता है। तो बोल सकते हैं क्या कि प्लाज्मा जो होता है वो गाढ़ापन प्रदान करता है, प्लाज्मा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मा जो होता है पीएच वैल्यू को रेगुलेट करने का काम करता है। और क्या कर सकते हैं प्लाज्मा के बारे में? तो प्लाज्मा जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में काम आता है। तो 4-5 हम लोग ऐसे क्या कर लिए, प्लाज्मा के फंक्शन के बारे में देख लिए कि प्लाज्मा क्या क्या फंक्शन करता है। देखते हैं। पहला क्या बतलाएं? इट रेगुलेट, ये रेगुलेट करता है। क्या चीज़ को रेगुलेट करता है? पीएच वैल्यू को रेगुलेट करता है। और क्या होता है? दूसरा, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और क्या करता है? ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ सेल्स का, रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ सेल, फ्लो ऑफ सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स को फ्लो करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग की और क्या काम है। ब्लड क्लॉटिंग में काम है इनका। इनका मेन वर्क क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग,
ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, विस्कस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग फंक्शन किसके बारे में पढ़ लिए, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए। और देख लीजिएगा बोलता ब्लड क्लॉटिंग में जो होता है वर्क करता है, ब्लड क्लॉटिंग एक नया हम लोग क्या करेंगे कि एक टॉपिक ही आता है ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे क्लॉट करता है। लेकिन अभी हम लोग जान गए कि अगर मान चलिए कि ब्लड क्लॉट कर रहा है तो ऐसा होना चाहिए था कि जो हमारे नर्व्स हैं उसके अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक हिपेरिन नाम का क्या पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन के कारण से हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो होता है वो ब्लड क्लॉट नहीं करता। चलिए देखते हैं हिपेरिन का थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं कि कैसा हिपेरिन होता है। सो हिपेरिन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए यही हिपेरिन है। हिपेरिन के कारण से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो होता है, ब्लड जो होता है अंदर में क्लॉट नहीं कर पाता। आप लोग देखते होंगे कि किसी लैब में गए और ब्लड निकाल करके कर दिए तो 5 से 10 मिनट में क्या करता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन ऐसा होना चाहिए था कि बॉडी के अंदर भी ब्लड क्लॉट कर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें हिपेरिन पाया जाता है, जिसके कारण से ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो हिपेरिन को भी हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सेल कॉर्पसेल्स, रुधिराणु के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स होता है। बिंबाणु, बिंबाणु, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 तरह के होते हैं। अब ये जानेंगे कि आरबीसी को क्या कहा जाता है। आरबीसी को एक और नाम, अदर नाम, अन्य नाम क्या है इनका, अदर्स नेम, और क्या नाम है इनका? तो इनको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और इसको कहा जाता है देखिए ल्यूको का मतलब ही होता है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, श्वेत। ल्यूको का ये 2 वर्ड से मिलकर के बने, पहला हो गया ल्यूको प्लस साइट, और ये जो हो गया इरिथ्रो प्लस साइट, और वो जो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट होगा। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो जो होता है और प्लस साइट 2 वर्ड से मिलकर के बने हुए हैं। थ्रोम्बो का मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, श्वेत होता है, और साइट का मतलब हो गया सेल्स। तो वैसे सेल्स जो व्हाइट कलर के होते हैं उसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि जो रेड कलर के, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, रेड, और साइट का मतलब हो गया सेल। तो इसे क्या कहेंगे, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जबकि प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। और हम लोग क्या करेंगे, अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में आरबीसी कितना पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है, प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे जानने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं आप लोग से। आप इसका प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। आपको बतलाना है कि सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, या फिर प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसको करके देखना है, या फिर हम ही बतला देते हैं सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में जो होता है वो आरबीसी पाया जाता है, उसके बाद जो है प्लेटलेट्स पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, और इसके बाद जो पाया जाता है वो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में 4000 से लेकर के 11000 के बीच में पाया जाता है। आरबीसी कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 1.5 लाख टू लेकर टू 4.5 लाख, इतने के बीच में पाए जाते हैं। ये कितने पाए जाते हैं, 4000 से लेकर के
11,000 तक पाया जाता है, WBC पाया जाता है। जबकि RBC जो क्या करता है, ये वेरी करता है, फीमेल में अलग पाए जाते हैं जबकि मेल में अलग पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, पूरा एवरेज लिखते हैं सबसे पहले कि ये जो पाया जाता है हमारे बॉडी में 4.5 से लेकर के मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक पाया जाता है, मिलियन तक पाया जाता है। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक फीमेल के लिए एक मेल के लिए। तो फीमेल में जो होता है आरबीसी की जो मात्रा होता है थोड़ा कम पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है, 4.5 से लेकर के 5 मिलियन तक पाया जाता है। जबकि मेल में 5.5 से लेकर के 4.5 तक पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ज़्यादा वर्क करेगा उसको ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत होती है। तो मेल के कंपैरिजन, फीमेल के कंपैरिजन में मेल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए आरबीसी की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है मेल में। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे हम लोग देखते हैं कि ये तीनों की डिफिशियंसी से कौन कौन सी रोग होते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले कि आरबीसी के डिफिशियंसी से या फिर एक्सेस से, एक्सेस भी होने से। देखिए ये नहीं कि आरबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम बहुत खुश हैं कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आरबीसी जो होता है, आरबीसी की कमी से भी रोग होते हैं, डिजीजेज होते हैं, और ज़्यादा हो जाने से भी क्या होता है, रोग होता है। तो अगर हम बात करें कि इसकी कमी से, डिफिशियंसी से कौन सी रोग होती है, आप लोग सुनते होंगे, एनीमिया का नाम सुने होंगे। एनीमिया जो होता है आरबीसी की कमी के कारण से होता है, रेड ब्लड सेल की कमी हो जाने के कारण से एनीमिया होता है। जबकि बात किया जाए कि इसके एक्सेस से कौन सी रोग होती है, तो पॉलीसाइथेमिया होता है। कौन सी रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। एक्सेस से एनीमिया, जबकि पॉलीसाइथेमिया इसके कारण से होता है। पॉलीसाइथेमिया होता क्या है कि अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे बॉडी पर ब्लैक कलर की पैचेज आ जाते हैं, ब्लैक कलर की पैचेज आ जाते हैं, दाग धब्बे होने लगते हैं काले कलर का। ये बतलाता है कि आपके बॉडी में आरबीसी की मात्रा बढ़ गई है, और इसे जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्लेटलेट्स या फिर डब्ल्यूबीसी की कमी या ज़्यादा होने के कारण से कौन सी रोग होती है। देख लीजिए, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, गार्ड ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको गार्ड कहा जाता है, हमारे बॉडी को रक्षा करने का काम करता है। हमारे बॉडी को क्या करता है, जो पैथोजन आते हैं उसको मारने का काम करता है। ये बॉडी से हम लोग पढ़ेंगे कि ल्यूकोसाइट क्या होता है, ये इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या कि डब्ल्यूबीसी का डिफिशियंसी से कौन सी रोग होती है और एक्सेस से कौन सी रोग होती है। अगर ज़्यादा हो जाए डब्ल्यूबीसी तो क्या होगा, तो ज़्यादा हो जाने के कारण से हमारे अंदर जो होता है ब्लड कैंसर होने की चांस होती है। डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाने के कारण से ब्लड कैंसर होती है, और कम होने के कारण से क्या होगा कि हम बार बार बीमार पड़ते रहेंगे, बार बार बीमारी होते रहेगी। इसी को क्या कहा जाता है, मेनी टाइम्स इलनेस कहा जाता है। जैसे एड्स में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी को ही वो क्या करता है, खत्म कर देता है, जिसके कारण से उसका कोई एक फिक्स सिम्टम नहीं मिल पाता है, और बार बार आदमी एड्स में क्या करता है, बीमार पड़ते जाता है। तो आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी के कारण से भी क्या पढ़े हम लोग, एक डिजीज होता है जिसको क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। ब्लड कैंसर किसके कारण से होता है, तो ये होता है डिफिशियंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण से कौन सी रोग होती है, ब्लड कैंसर होती है। जबकि अगर डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने के कारण से क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। जबकि कमी होने के कारण से आदमी बार बार क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी नहीं होगा, एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी होगा, एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी। और अगर बात किया जाए कि कमी के कारण से कौन सा होता है, तो ये जो होता है बार बार आदमी क्या करता है, बीमार पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे देखा जाए कि प्लेटलेट्स की कमी के कारण से क्या होता है। तो प्लेटलेट्स अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि कट जाने के बाद आदमी का जो होता है वो ब्लड क्लॉट नहीं करता। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी जो हेल्प करता है वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, तो अब अगले
क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या आगे WBC के कितने टाइप्स होते हैं और WBC क्या क्या करता है। फिर हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब चीज़ों को क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे